नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी निर्वासित कर दी तुमने मेरी प्रीत। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। रात बड़े भैया का फ़ोन आया था। रुंधे गले से बस उन्होंने इतना ही कहा था, सुमी, दिव्या नहीं रही। बस एक वाक्य और फ़ोन चुप हो गया था। मैं भी निर्विमेष उसे देखते हुए काठ होकर रह गई थी। दिव्या नहीं रही। दिव्या जो जीवन का, सौंदर्य का, उल्लास का, उमंग का प्रतीक थी, वह नहीं रही। यह कैसे हो सकता है? सचमुच हरदम हंसती, खिलखिलाती, ठुमकती, मचलती दिव्या को मृत्यु के साथ जोड़कर देखना बड़ा कठिन लग रहा था। पर यह मजाक तो नहीं हो सकता। ऐसा क्रूर मजाक, और वह भी बड़े भैया क्यों करेंगे? इस धक्के से उबरने में मुझे कोई आधा घंटा लग गया। जब मन थोड़ा स्वस्थ हुआ तो मैंने ही फ़ोन लगाया। इस बार लाइन पर छाया थी। ठीक तो है, वही तो सबके पास है। दौड़कर पहुंच गई होगी। वह भी पूरी तरह टूटी हुई थी। सुबकते हुए उसने जो कुछ बताया, उससे यह पता चला कि दिव्या ने अपनी लैब की 17वीं मंजिल से छलांग लगा दी थी। उसके प्राण पखेरु तत्क्षण उड़ गए थे। अब यह पता लगाना मुश्किल है कि आत्महत्या है या मात्र दुर्घटना। हत्या की संभावना को भी एकदम नाकार नहीं जा सकता। ये तीनों ही संभावनाएं मेरे गले से नीचे नहीं उतर रही थी। उसने तो अपनी पसंद से यह कैरियर चुना था और अपनी पसंद के जीवन साथी के पास सपनों के देश में बसने चली गई थी। शादी को अभी मात्र 3 साल ही तो हुए हैं। इतनी जल्दी कोई इतना हताश हो सकता है? और उसकी हत्या भला कोई क्यों करेगा? क्या उस जैसी निश्चल सरल लड़की से भी किसी की दुश्मनी हो सकती है? और दुर्घटना का तो सवाल ही नहीं उठता। वह तो अपने सहकर्मी से कहकर गई थी कि वह फ्रेश एयर लेने ऊपर जा रही है। फ्यूनरल कब है, कहाँ है? मैंने दबी जबान से पूछ लिया। दिव्या जैसी लड़की ने फ्यूनरल की कल्पना तक सिहरा देती है। पर औपचारिकता तो है, पूछना ही पड़ा। फ्यूनरल तो बुआ वहीं हो गया। यहाँ लाने लायक स्थिति नहीं थी। चित्रा और अंकित गए हैं, मैं तो। और वह चुप हो गई। समझ गई कि देवी जी फिर से उम्मीद से हैं। चित्रा की शादी में मिली थी तब एक बेटी थी, दूसरी की तैयारी थी। दिव्या की शादी में देखा तो 2 कन्याएं, तीसरे की आहट है और अब चौथे की सूचना। इस बार भी बेटी हुई। उस मन स्थिति में भी मुझे छाया पर खींच हो आई। अच्छा, मैं कल रवाना हो रही हूँ। भैया भाभी का ख्याल रखना, मैंने कहा और फ़ोन रख दिया। फिर एक फ़ोन योगेश्वरी ट्रैवल्स को मिलाया। कल किसी भी गाड़ी में मेरा आगरा के लिए रिजर्वेशन करवा दे। इस उम्र में अब थक्के खाते हुए जाने की हिम्मत नहीं होती। रात में ही मैंने सूटकेस जमा कर रख लिया। कल जिस भी गाड़ी में सीट होगी निकल जाऊंगी। सब समेटकर सोने को आई तो 12:30 बज रहे थे, पर मेरी आंखों में नींद का नाम नहीं था। एक मन हुआ कि मम्मी को फ़ोन कर लूं, पर घड़ी देखकर अपने को रोक लिया। वैसे भैया ने वहाँ भी फ़ोन तो कर दिया होगा। वह भी मेरे आगे पीछे ही पहुँचती होंगी। मुँह से चाहे जैसा उल्टा सीधा बोलती रहें, पर ऐसे समय में सब कुछ भूल कर दौड़ी चली आएंगी। मुझे विश्वास है इस समय हम दोनों का वहाँ होना बेहद ज़रूरी है। भाभी का रो रो कर बेहाल हुआ जा रहा होगा। भैया को सांत्वना देने वाला कोई नहीं होगा। अम्मा के बाद उस घर में शब्द थोड़े औपचारिक हो गए थे। जब तक अम्मा थी तब तक तो मैं हर छुट्टी में घर पहुंच जाती थी।
इसीलिए लड़कियां भी मुझसे हिली हुई थी। खासकर दिव्या के लिए तो मैं फ्रेंड, फिलॉसफर एंड गाइड थी। पर अम्मा के बाद सब कुछ बदल गया। अम्मा की 13वीं पर ही मैंने भाभी को किसी से कहते सुना था, अरे एक सास मर गई तो क्या हुआ, दूसरी तो अभी बैठी है। वे तो बेचारी खटिया से लगी थी, पर यह तो खास मखास है। अभी पता नहीं कितने दिनों तक राज करेंगी। अपने स्नेह की ऐसी अवमानना देखकर मन खट्टा हो गया था। तब से मैंने घर जाना छोड़ दिया था। या तो पम्मी के यहाँ कुछ दिन चली जाती या किसी यात्रा कंपनी के साथ भारत भ्रमण कराती। भैया की तो यहाँ बस लड़कियों की शादी या सगाई में जाना होता था। इसीलिए दिव्या की भी आखिरी छवि मेरे मन में अंकित थी, वह नरवधु की। शादी के तुरंत बाद तो वह अमेरिका चली गई थी। उसके बाद शायद एक आध बार ही आई हो। रात भर दिव्या का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। उसके कई रूप याद आते रहे। यूँ तो तीसरी बेटी के जन्म पर घरों में मातम छा जाता है, पर जब नर्स ने यह जापानी गुड़िया हाथों में थमाई तो क्षण भर को अम्मा भी अपनी हताशा भूल गई थी। वह लड़की घर भर की आंखों का तारा थी, खिलौना थी, और घर और बाहर उसने इतना प्यार बटोरा कि उस पूंजी के सहारे वह 7 जन्म जी लेती। इसीलिए तो उसकी आत्महत्या की बात गले नहीं उतर रही थी। किसी तरह ठेल ठाल कर मैंने अपने को ट्रेन में चढ़ाया था। अम्मा के बाद से घर जाने का उत्साह ही खत्म हो गया था। फिर भी शादी ब्याह में जाते समय उत्साह न सही, एक उत्सुकता तो रहती ही है। पर इस बार तो यह सफ़र पहाड़ सा लग रहा था। वक्त काटने के लिए मैंने पिछली यात्राओं को याद करना शुरू किया। सबसे पहले छाया की शादी याद हो आई और पम्मी करीब करीब साथ ही पहुँचे थे। पर घर अभी से गोदाम बन गया था। पीछे वाला बरामदा तो बोरियों से आटा पड़ा था। कमरे में बिखरा हुआ सामान भी अपने लिए मुनासिब जगह तलाश रहा था। हमें लगा कि इस महासागर में अगर हमारी अटैचियाँ खो गई तो ढूंढे नहीं मिलेंगी। नहा धोकर हम लोग सुस्ता ही रहे थे कि एक तोदियल सा शख्स दाखिल हुआ। आंटी, आपकी लिस्ट के अनुसार सारा सामान भिजवा दिया था, मिला? बाकी सामान तो आ गया, पर शायद बासमती का कट्टा नहीं पहुंचा। क्या आप पंगत में बासमती परोसोगे आंटी जी? गोल्डन सेला चलने दीजिए, आजकल सब जगह रिसेप्शन में यही चलता है। मुकुंद, पंगत में जो तुम्हारा जी चाहे बनवाना, मैं तो घर के लिए मंगवा रही थी। अब साल भर 30 त्यौहार चलते रहेंगे। दामाद का समधियों का आना जाना लगा ही रहेगा। उन्हें क्या सेला चावल खिलाऊंगी? अभी ले आऊं या बाद में लाने से चलेगा? बाद में ले आना। अभी ले आते तो लगे हाथ साफ सूफ करके गोलियां डाल के रख देती। जी अच्छा, कहकर जब वह मुकुंद नामक प्राणी चला गया तब मैंने पूछा, आजकल गोपाल दास के यहाँ से सामान नहीं आता क्या? हाँ, या कि उन्हीं का आदमी है? क्या बात करते हो? भाभी झल्लाई, ये तो इनका स्टूडेंट है, फाइनल में है, इंग्लिश में एमए कर रहा है। पम्मी चिऊकी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। मुझे तो लगा जैसे सीधे किराने की दुकान से उठकर चला आ रहा हो। उसकी दुकान है, शहर का सबसे बड़ा किराना मर्चेंट है उसका बाप। मुझसे बोला कि इस बार छाया की दीदी की शादी का सामान हमारे यहाँ से लीजिएगा। हमने कहा ठीक है, हमें क्या, कहीं भी पैसे देने हैं, वहाँ न दिए यहाँ दे दिए। ये पैसे देगी? पम्मी फुसफुसाई। मैंने बड़ी मुश्किल से चिंगोटी काट कर उसे चुप किया। फिर विषय बदलने की गरज से भाभी से कहा, हमें होने वाले दामाद की फ़ोटो तो दिखाइए। हमने सुना है
कि वे भी भैया के स्टूडेंट थे। हाँ, पिछले साल ही तो फाइनल किया है, गोल्ड मेडल मिला था। अच्छा, अब पीएचडी कर रहे हैं, मुरादाबाद में लेक्चरार हैं। भाभी फ़ोटो लेने भीतर चली गई तो पम्मी ने कहा, कन्यादान के लिए गोल्ड मेडल की वरदक्षिणा सौदा कोई बुरा नहीं रहा। क्यों दीदी, तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? चुप कैसे रहूं दीदी, मुझे तो यह चिंता खाए जा रही है कि इस साल अगर इस मोटूमल की पोजीशन आ गई तो बेचारी चित्रा की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। पम्मी की बात पर हंसी आ गई और गुस्सा भी। अच्छा हुआ भाभी फ़ोटो लेकर प्रकट हो गई। बात वहीं दब गई। हम लोग फ़ोटो का मुआयना कर रहे थे कि एक दूरदर्शन सा नवयुवक एक मिस्त्री टाइप व्यक्ति के साथ मंच पर अवतरित हुआ। आंटी जी, आप इलेक्ट्रीशियन के लिए कह रही थी, ले आया हूँ। क्या क्या काम करवाना है बता दीजिए। सामान ले आए? कैसा सामान? एक तो बिजली की झालरें चाहिए, पूरे कंपाउंड के मकान में लगेगी। 2 ठो बड़े पंखे चाहिए, एक बरामदे में लगेगा और एक छत पर। 2 ठो पंखे और 2 कूलर जनवासे में भी लगेंगे। हाँ, वहाँ एक रंगीन टीवी भी चाहिए। दूसरे दिन इतवार है, वे लोग महाभारत देखेंगे और देखो, एक बड़ा सा फ्रिज 2 दिन पहले ही यहाँ आ जाए। हलवाई ने कहा है कि बंगाली मिठाई फ्रिज में ही रखी जाएगी। वह लड़का मुँह बाए भाभी की फरमाइश सुनता रहा, फिर धीरे से बोला, ये सब सामान कहाँ से आएगा? अब यह भी मैं बताऊंगी, अजीब आदमी हो। हाथ हिलाते चले आए, सामान नहीं होगा तो इस बिजली वाले का मैं क्या अचार डालूंगी? लड़का अपना सा मुंह लेकर बाहर चला गया, साथ में वह मिस्री भी। पम्मी एकदम पूछ बैठी, भाभी क्या यह भी स्टूडेंट है? हाँ, क्यों? तो इस साल इसे ही गोल्ड मेडल दिलवा दीजिए। क्यों? उस समय पता नहीं कहाँ से चित्रा कमरे में टपक पड़ी। पम्मी की उससे कभी नहीं बनी। इस बार भी पम्मी को अपमानित करते हुए कैलिश स्वर से बोली, उसे तुम्हारी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है छोटी बुआ। आलोक हमेशा से टॉप रहा है। चित्रा शायद सेफ की चाबी लेने आई थी, लेकर चली गई, पर वातावरण को बड़ा असहज बना गई। मैंने वातावरण को थोड़ा हल्का बनाने की कोशिश करते हुए कहा, दरअसल भाभी, लड़का इतना सुंदर है कि हमें लगा चित्रा के साथ उसकी जोड़ी खूब जचेगी। अरे सुंदर है तो क्या, सिर पर बिठा लें? भाभी ने हिकारत से कहा, न जात का न बिरादरी का। वैसे भी चित्रा के लिए तो हम कोई डॉक्टर या इंजीनियर ही ढूंढेंगे। वो तो छाया का रंग थोड़ा दबा हुआ था, तो हमने सोचा कि प्रोफेसर ही सही। हाँ सो तो है, प्रोफेसर को तो कैसी भी बीवी चल जाती है। पम्मी किसी तरह बाज नहीं आ रही थी। मैंने उससे ज़बरदस्ती उठाते हुए कहा, चल थोड़ा लॉन में घूम लेते हैं। बैठे बैठे पाँव अकड़ गए हैं। अब तो धूप भी कम हो गई है। बाहर आते ही मैंने उसे आड़े हाथों लिया। तुम्हारी ज़बान पर क्या कांटे उग गए हैं, जो एक बात भी सीधी नहीं निकलती? कुछ भी कहने से पहले कम से कम मेरा तो ख्याल किया करो। तुम्हारे पास तो अपना घर परिवार है, पर मुझे तो रिटायर होकर यहीं इन्हीं लोगों के पास आना है। कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे यहाँ भी तो आ सकती हो। बहुत संकोच हो रहा हो तो अपनी सारी जमा पूंजी मेरे छोटे के नाम कर देना, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगी। मैं कोई मालूक सा जवाब सोच रही थी कि उसने कहा, दीदी उधर फाटक पर देखो। मैंने देखा, आलोक नामक वह शख्स अपने स्कूटर पर अब भी बैठा हुआ सड़क पार कर रहा था। कमाल है, इसी तहाड़ खाने के बाद भी जनाब अब भी जमे हुए हैं। गोल्ड मेडल का सवाल है दीदी, शायद मिस्त्री को भेजकर सामान मंगवा लिया होगा। पर इस बार पम्मी का अंदाज गलत साबित हो गया था।
बाद में पता चला कि बिजली का काम भी मोटूमल ने ही अंजाम दिया था। इस फिक्रे के साथ ही यह काम क्या उस खोचू के बस का है? उस समय आलोक को मिस्त्री का नहीं, किसी और का ही इंतजार था। एकाएक वह सतर्क होकर खड़ा हो गया। एक साइकिल सड़क के सरपटाती हुई सर से फटाक के भीतर दाखिल हुई और उसके साथ साथ आलोक भी। वह दिव्या थी, स्कूल से लौटी थी। आते ही दोनों में तकरार शुरू हो गई। यह वक्त है तुम्हारा घर लौटने का, घड़ी देखी है? ओहो, नाराज क्यों होते हो? एक्स्ट्रा क्लासेस थी, आज फिजिक्स थी। फीको मत, जुलाई में कहीं एक्स्ट्रा क्लासेस लगती है बाबा। हमारे यहाँ 10th और 12th के लिए वीक में 2 बार लगती है, उसने रुआसी आवाज़ में कहा। और आप अभी जाना मत, मैं अभी तैयार होकर आई। कहाँ जाना है? मार्केट, और कहाँ? चूड़ियाँ लेनी है, मेकअप का सामान खरीदना है, टेलर के यहाँ से लहंगा उठाना है। तो जाओ, जल्दी करो। जैसे ही वह मुड़ी, उसने हम लोगों को देखा। अरे, आप लोग कब आई? आलोक था, ये दोनों मेरी बुआ हैं, ये सुमी बुआ और ये पम्मी बुआ। उसने शालीनता से हाथ जोड़ लिया। दिव्या ने हमारे पाँवों को हल्का सा स्पर्श किया और भीतर भाग गई। जाते हुए फिर एक बार आलोक को रुकने के लिए जता गई। ऐसा शायद पहली बार हुआ था कि उसने मेरा इतना औपचारिकता अभिवादन किया हो। नहीं तो वो बस लिपट जाती थी, झूम जाती थी, मचल जाती थी कि अभी सूटकेस खोलकर दिखाइए कि हमारे लिए क्या लाई हैं। थोड़ा बुरा तो लगा, पर मैंने मन को समझा लिया कि दिव्या अब बड़ी हो गई है, बच्ची नहीं रही। अब सचमुच जब वह तैयार होकर बाहर आई तो मानना पड़ा कि वह बड़ी हो गई है। स्कूल यूनिफॉर्म में गुड़िया सी दिखाई दिव्या सलवार सूट में एकदम आकर्षक युवती लग रही थी। वह बाहर आई तो भाभी भी साथ थी। दोनों में खूब खचखच हो रही थी। मुझे देखते ही दिव्या बोली, अच्छा बुआ, फंक्शन में एक आध दिन लिपस्टिक लगाने में कोई हर्ज है? मैं भाभी का मूड देखकर जवाब सोच रही थी कि भाभी बोल उठी, अरे जब एक आध बार ही लगानी है तो अलग से खरीदने की क्या ज़रूरत है? अजीब तमाशा है, तीनों का सामान अलग आएगा। बड़ी तो खैर दुल्हन है, पर ये दोनों तो समझे काम चला सकती हैं कि नहीं। एक हमारा ज़माना था, घर में एक पाउडर का डिब्बा आता था, घर भर लगाता था। हमारा आपका ज़माना बहुत पीछे छूट गया भाभी। हमारे यहाँ तो एक इकलौता पाउडर का डिब्बा भी बाबूजी से छुपा कर रखना पड़ता था, नहीं तो घर के महाभारत मच जाता था। तब तक आलोक और दिव्या फाटक तक पहुँच चुके थे। आलोक ने स्कूटर स्टार्ट किया और दिव्या उछलकर पीछे बैठ गई। उनकी आंखों से ओझल होते ही पम्मी ने एक विशिष्ट गरिमा से भरी मेरी ओर देखा। मैं कुछ समझ पाती, इससे पहले ही भाभी ने उसका मतलब भाप लिया। तमक कर बोली, पम्मी जी, ज़्यादा चतुराई न झाड़ो। सुमी कुछ समझे न समझे, हम तुम्हारे इशारे खूब समझते हैं। बेटों वाले हो ना, इसीलिए तुम्हारी नाक ऊंची है। हमें तो पक पक पर इन लड़कों का मुंह जोहना पड़ता है। इस ज़माने में लड़कियों को क्या कहीं अकेले भेजा जा सकता है? फिर तुम्हारे भैया तो हमेशा कहते रहते हैं कि तुम एक बेटे के लिए रोती रहती हो। तुम्हारे तो इतने बेटे हैं, इन्हें ही अपना समझो। कहते कहते उनका गला भर आया था। अनजाने ही पम्मी ने उनकी दुखती रक्त छू दी थी। बड़ी मुश्किल से उन्हें शांत किया गया था। इसके बाद मैंने पम्मी से कसम ले ली थी कि जितने दिन रहेगी शराफत से रहेगी। एक बार भी बदतमीजी की तो मैं उसी दिन भोपाल लौट जाऊंगी। इसके बाद पम्मी ने तो न शराफत ओढ़ ली थी, पर मेरी ही नज़रें चोर बन गई। जब भी वे दोनों साथ होते, मैं अनचाहे उनकी गतिविधियों नोट करती रहती। उस घर में आलोक की कोई हैसियत हो ना हो,
दिव्या के लिए उसका शब्द आदेश था। हर काम में, हर बात में आलोक का सहयोग और सहमति आवश्यक थी। अल्पना के लिए आलोक का सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं तो वह उसे मिटाकर दोबारा बनाएगी। मेहंदी का डिजाइन वे पसंद करेंगे। दिव्या के चेहरे पर कौन सी हेयर स्टाइल फबेगी, इसे भी वो ही तय करेंगे। कपड़ों का चुनाव तो उन्हीं को करना था। गरज यह हर बात में उनकी मुहर लगना जरूरी था। लेडी संगीत वाले दिन ही घटना याद आ रही है। उस दिन दिव्या ने खूब रंग जमाया। मुझे तो पता ही नहीं था कि वह इतना अच्छा नाच लेती है। उस दिन बहुत सुंदर भी लग रही थी। किसी ने कहा, दिव्या तुम्हारा चुन्नी बेस मोरपंखी है ना। शादी वाले दिन लम्हे वाला डांस, बागों में मोर नाचे, मज़ा आ गया। नहीं, एक गरज सी सुनाई दी। हम सब चौंक पड़े। तब तक हमारे आलोक की उपस्थिति का एहसास ही नहीं था। हमें पता ही नहीं था कि बरामदे में बैठी वह कैसेट चला रहा था। शादी में कोई नहीं नाचेगा, उसने सख्त लहजे में कहा था। क्यों? दिव्या ने इतरा कर पूछा। ये कोई फिल्मों का सेट है कि घर की लड़कियां नाचेंगी? पता है, ठेठ गांव की बारात है और गांवों में नाचने वाली लड़कियों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। पर मेरे इतने महंगे सूट का क्या होगा? अपनी शादी पर पहन लेना, पर इस शादी में नाच गाना नहीं होगा, वह कह दिया। और सचमुच नाच नहीं हुआ और न ही दिव्या ने वह सूट पहना। पर उसने जो भी पहना था उसमें भी वह बहुत गजब ढा रही थी। देखने वालों की आंखें उस पर अटक जाती थी। आलोक को यह भी सहन नहीं हुआ, डपक कर बोला, तुम्हें दौड़ दौड़ कर कोल्ड ड्रिंक सर्व करने की क्या ज़रूरत है? ये इतने सारे बैरे किस लिए हैं? फिर मुझसे बोला, बुआ जी, इसमें तो ज़रा भी अक्ल नहीं, ज़रा आप ही से समझाइए। और इन उजड़ू गंवारों को तो देखिए, कैसे आँख फाड़ फाड़ कर घूर रहे हैं, जैसे लड़की पहली बार देख रहे हों। मेरा वश चले तो किसी को उनके सामने ही न पड़ने दूं। और सचमुच उसने ऐसा ही किया। दिव्या को बुरा तो लगा होगा, पर वो आलोक की अवज्ञा नहीं कर सकी। यह उम्र ऐसी होती है जब हम जिसे चाहते हैं उसकी हर बात पर सिर माथे लेते हैं। दिव्या उम्र के उसी मोड़ पर थी। आलोक उससे 4-5 साल बड़ा था, इसी नाते उसे हिदायतें भी दे रहा था, उसकी हिफाजत भी कर रहा था। मैं परेशान हो उठी थी। मैंने जिस सच को 4 दिन में पकड़ लिया था, क्या भैया भाभी उससे अनजाने होंगे? या कि उनकी नज़रों में दिव्या अब भी बेबी ही थी, या फिर यह मेरा ही भ्रम था? चित्रा छाया से 3 साल छोटी थी। 3 साल बाद उसकी भी शादी का खबर आ गया। MSc में टॉपर करके चित्रा उन दिनों आसमान में उड़ रही थी। IAS बनने के ख्वाब देख रही थी। भैया ने अपनी लाडली के लिए IAS दुल्हा भी ढूंढ लिया। मैं और पम्मी तो छाया की शादी के ठाट बाट देखकर ही दंग रह गए थे। पर चित्ता की शादी देखकर लगा कि वह ठाट बाट तो कुछ भी नहीं था। इस बार घरातियों के लिए एक शानदार बंगला किराए पर लिया गया था। बारातियों का इंतजाम तो 3 स्टार होटल में था। दहेज का सारा सामान देखकर तो आंखें चकाचौंध हो गई। सब कुछ इम्पोर्टेंट था। 30 तोला सोना और चांदी के बर्तनों से पूरा सेट। साड़ी कोई 2000 से कम न होगी। पिछली बार की तरह इस बार भी हम विस्मय विमुक्त थे। क्या सचमुच भैया की इतनी हैसियत है? लेकिन इस शाही सरंजाम के बावजूद बारातियों के मिजाज नहीं मिल रहे थे। बार बार शिकायतें आ रही थी। रूम सर्विस ठीक नहीं है, AC काम नहीं कर रहा, कमरे में कलर TV नहीं है, फ़ोन पर STD की सुविधा नहीं है। भैया बार बार फ़ोन पर गिड़गिड़ाए जा रहे थे। सर, मैंने तो इस शहर का सबसे पॉश होटल आपके लिए बुक करवाया है, इससे अधिक मैं क्या कर सकता हूँ? अपने धीर गंभीर विद्वान और रौब-दाब वाले भाई को इस तरह गिड़गिड़ाते देखना बड़ा बुरा लग रहा था।
उधर होटल वाले बारातियों की बदतमीजियों की शिकायत किए जा रहे थे। भैया अजीब पेशोपेश में थे। उन लोगों की बदतमीजी का प्रमाण तो द्वारचार के समय ही मिल गया। नाचते नाचते 3 घंटे तो उन लोगों ने रास्ते में ही लगा दिए। भैया के सारे गण्यमान्य अतिथि भाभी के हाथ में लिफाफा देकर बिना खाए पिए चले गए। तो दोस्तों, हम सुन रहे थे निर्वासित कर दी तुमने मेरी प्रीत, जिसे मालती जोशी जी द्वारा लिखा गया है। आगे की कहानी जल्दी अपलोड करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।